आपके कुछ करने धरने से होगा नहीं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और आप कुछ कहें नहीं, करें नहीं। इजराइल में युद्ध हो रहा है, रशिया में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कौन से ग्रह करा दें? इस योनि में आकर भी अगर आपने वही सब घटियापन किया, फिर दोबारा से आप पशु हो जाएं तो कोई खास बात नहीं है। क्या कुंडली इसी जन्म के हिसाब से बनती है या इसमें पिछले जन्म का भी कुछ भाग होता है? फावड़ा लेके और गैंती लेके पहाड़ को खोद रहे हैं, जिसमें आपकी औकात नहीं है खोदने की। कर्म भी स्मार्टली करना चाहिए, वरना कर्म का कोई फायदा नहीं। रोनाल बंद बनता रहता है, खत्म होता रहता है, फिर आपका किसी और आदमी के साथ हो गया, तो लेना देना जो है वो आपका चलता रहता है। नमस्कार, मैं कविता चैतन्य ABC पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं, उनका जवाब देंगे डॉक्टर अजय भाभी जी। उनका हमें अमूल्य समय मिला है आज, तो आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना खास समय हमारे लिए निकाला। तो अभी जो खगोल शास्त्र की हमने बात पहले भी की, आज भी जैसे खगोल शास्त्र की चर्चा वैसे कम ही होती रहती है, तो खगोल शास्त्र में इसका राशियों का और ग्रहों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? देखिए, जहाँ तक राशियों की बात है तो आपने सुना होगा कि सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन या स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन जी। जो नक्षत्र हैं, जैसा आप जानती हैं कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और 2.25 नक्षत्र मिलके एक राशि को शेप देते हैं। एक तो हुआ मूल हुआ, एक पूर्वाषाढ़ा हुआ और एक उत्तराषाढ़ा हुआ। तो तीनों मिलकर एक शेप बनाते हैं, जो शेप है सेजिटेरियस, जिसको सेंटोर बोलते हैं। सेंटोर का मतलब ये हुआ कि एक आदमी, एक घोड़ा और एक आदमी तीर कमान लेके ऐसे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आकाश में दिख रहा है। तो ये चित्र दिखता है आकाश में। तो राशियों के जो नाम हैं वो, क्योंकि चित्र तो सबको दिखता है, ज्योतिषी ने देखा तो ज्योतिषी ने अपना अर्थ निकाला, लेकिन है तो वो सेंटोर, है तो वो सेंटोर है बोलें उसको, या उसको बोलें आप सेजिटेरियस, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सेंटोर का मतलब होता है तीर कमान। तो तीर कमान दिख रहा है हमको आकाश में, और तीर कमान जो बना हुआ है सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो, तो वो बात करते हैं कि आकाश में इस तरह से हमको दिखता है। तो इसमें देखने में तो उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, वो सब राशियों को मानते हैं। और नक्षत्रों के भी इंग्लिश नाम भी हैं, हर नक्षत्र का इंग्लिश नाम भी है। अश्विनी भरणी है, सबके अपने, सबके इंग्लिश नाम है। अच्छा। और उनकी इंग्लिश नाम भी हैं, हमारे हिंदी नाम है, उनके इंग्लिश नाम है। तो नक्षत्रों का जो अध्ययन है, आज से करीब भारत में तो हुआ ही 5000 साल पहले, लेकिन 3000 साल पहले रोम में और इजिप्ट में भी उन लोगों ने नक्षत्रों को खोज लिया था। आदमी बड़ा जिज्ञासु है, आदमी कहीं का भी हो, तो आदमी के पास में देखने को क्या था? अब कल्पना कीजिए, 3000 साल पुराना आदमी क्या देखेगा? उसे पृथ्वी दिखती है, उसे पहाड़ दिखता है, उसे बादल दिखता है, आकाश दिखता है। तो आकाश दिखता है तो सूर्य तो उसे दिन में देखा, और रात में क्या देखेगा? चंद्रमा देखेगा, तारे देखेगा, चंद्रमा देखेगा, तारे देखेगा। तारे देखेगा तो तारों में एक शेप देखेगा जी। तो शेप देखेगा तो शेप से उसका अर्थ निकालेगा। फिर वो देखेगा कि ये शेप यहाँ दिखती है और यहाँ ही बार बार दिखती है। मान लीजिए एरीज जो है एक खास दिशा में दिखती है, या सेजिटेरियस एक खास दिशा में दिखती है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? वो उसको आइडेंटिफाई करेगा ग्रहों से। जब मान लीजिए चंद्रमा सबसे जो फास्ट ग्रह है, वो आके वहाँ दिखेगा, तब तो उसे और बढ़िया से बैकग्राउंड में राशि और नक्षत्र दिखेगा। तो जब उस राशि और नक्षत्र दिखेगा तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये सेजिटेरियस है, क्योंकि ये दिखता वैसा है। इस तरह से उनका नामकरण हुआ। तो नामकरण मोर और लेस कॉमन है, अपनी अपनी भाषा से लोगों ने कर दिए। चाइना में अलग तरह से बोलते हैं, चाइना में रिसर्च हुआ, इजिप्ट में रिसर्च हुआ, रोम में रिसर्च हुआ, और भी कई कंट्रीज में रिसर्च हुआ, मायन सभ्यता में हुआ। हम ऐसा बोले कि सिर्फ हम भारत नहीं किया तो गड़बड़ा वाला मामला है, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा तूल दे रहे। सब ने किया, सबका अपना अपना है।
और एक ज़माने में तो अरब कंट्री से, अफ़गानिस्तान वगैरह से लोग आया करते थे जब वो व्यापार करते थे। जी। उज्जैन में व्यापार का केंद्र था, क्योंकि गुजरात से आते थे, क्योंकि उस समय चल और कोई तरीका नहीं था, तो पृथ्वी मार्ग से आते थे, रेगिस्तान से आते अरब थे। से भी काफी लोग अरब आए से, थे। अरब ही बोला जी। मैंने। तो अरब से आते थे तो एक आदमी आता था, एक व्यापारी आता था, एक ग्रुप आता था, तो 6 महीने साल भर रहता था वो वहाँ अच्छा। से क्या नाम है, मिर्ची वगैरह मसाले यहाँ से खरीद के लेके जाता था, वहाँ की अपनी चीज़ें लेके आता था। तो उस जी। दौरान में एक पूरे दिन क्या करेगा वो, व्यापार तो एक दिन का होगा। तो जो जी। 6 महीने साल भर रहेगा, तो वो स्कॉलर्स आते थे, विद्वान आते थे, तो जो जी वहाँ हाँ। जानते थे वो यहाँ के लोगों को सिखाते थे, जो यहाँ सीखते थे वहाँ जाके वहाँ वहाँ सिखाते लेके थे। जाते थे। इसलिए आपकी प्रश्न कुंडली में जितने भी नाम हैं सारे उर्दू के नाम हैं, अरबी के नाम हैं। क्या कोई वैज्ञानिक ये आधार भी है कि जिसमें कहा जा सके आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि यहीं पर आकर गड़बड़ हुआ। आज से 400 साल पहले जब विज्ञान इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, जी। उस समय कोई भी वैज्ञानिक आकाश की बात नहीं कर रहा था, ज्योतिष कर रहा था। अच्छा। ज्योतिषी तो कर रहा था, ज्योतिषी को कुंडली बनानी है, ज्योतिषी को आकाश ग्रह नक्षत्र जानने हैं, जी हाँ। ज्योतिष हमारे यहाँ तीज त्योहार हमको जानने हैं। तो तीज त्योहार हमको जानने पड़ेंगे तो हमको संवत्सरी कुंडली बनानी पड़ेगी, तो हमको सूर्य की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और अगर हमको त्योहारों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी तो हमको चंद्रमा की स्थिति की जानकारी करनी पड़ेगी। अगर हमको हर महीने का जो हमारे वैदिक कैलेंडर है उसकी अगर हमको गणना करनी पड़ेगी तो हमको सूर्य की जानकारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल। सूर्य की, चंद्रमा की, फिर हम नक्षत्रों का ज्ञान करेंगे, तिथि का ज्ञान करेंगे। तो इस तरह से हमारा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, तो हम तो खगोल के बारे में जानते थे। अगर खगोल के बारे में नहीं जानते, वो गणना हम आकाश की नहीं करते, तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ता कि दिन और रात क्या है, तारीख कौन सी है, तिथि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ है। तो हम उसको उस तरह से करते थे। लेकिन जब विज्ञान इस्टेब्लिश हुआ तो उसने ज्योतिष को साइंस नहीं माना, उसने ज्योतिष को साइंस नहीं माना, लेकिन एस्ट्रोनॉमी को साइंस माना उसने, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी को तो मना नहीं कर सकता ना। ज्योतिष का उद्गम तो एस्ट्रोनॉमी से ही हुआ ना, खगोल शास्त्र से। आपकी बात दुरुस्त है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन यहाँ विज्ञान की अपनी बदमाशी भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बदमाशी है कि आप सब कुछ तो मानते हैं, सब कुछ तो आप मानते हैं, आप नक्षत्रों को भी आप मानते हैं, कॉन्स्टलेशन की भी आप बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं। आप वैज्ञानिक भी तो गणना करता है ना, सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, लेकिन उसके प्रभाव को नहीं मानता, वो नहीं मानते, उसको नकार जाता है। तो उसका असर तो मानता है, लेकिन अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है तो वो समझता जा रहा है कि इसका असर हो रहा है। और हमारा प्रयास है कि एक दिन विज्ञान माने कि ज्योतिष होता है, और जब विज्ञान माने, वो व्यक्तिगत नहीं माने, हम भी नहीं चाहते व्यक्तिगत माने। देश में क्या होता है, जैसे अभी आज की स्थिति बात करें, इजराइल में युद्ध हो रहा है, रशिया में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कौन से ग्रह करा रहे हैं? तो अगर विज्ञान साथ देगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि इस लॉन्गिट्यूड में, इस लैटिट्यूड में सेम ग्रह जो आकाश में है, शनि है, मंगल है, चंद्रमा है, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरे क्षेत्र में अलग इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे क्षेत्र में आदमी भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तीसरे क्षेत्र में आदमी कमा रहा है, चौथे क्षेत्र में आदमी अय्याशी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर युद्ध कर रहा है। तो ये अगर विज्ञान अगर साथ दे तो ये सारी खोजें हो सकती। तो आपने बताया कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से उनका कॉम्बिनेशन बनता उनका है, असर हो रहा है, वहाँ पर जो सब ग्रह हैं उनका जो असर हो रहा है, उस तरह का असर हो रहा है। और फिर उस देश की कुंडली भी हो सकती है, उस देश की कुंडली का अध्ययन भी कर सकते हैं। उन दोनों को मिला के अगर देखें तो फिर हमको मालूम पड़ सकता है कि ये युद्ध अगले 5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। तो ऐसे होता है, एक जगह पर दुर्भिक्ष पड़ रहा है, एक जगह पर दुर्भिक्ष हो रहा है, दूसरी जगह बाढ़ आ रही है। तो ये अध्ययन तो विज्ञान कर सकता है ना। जब पहले ज्योतिष था तो वो छोटे क्षेत्र में था, तो छोटे क्षेत्र का जो राजा था उसका, हर राजा का अपना ज्योतिषी होता था जी। हर राज्य का अपना ज्योतिषी होता था, जिसको राज्य ज्योतिषी बोलते थे। हाँ जी। तो उस राज्य के बारे में सारी बातें जानता था, क्योंकि उसके क्षेत्रफल कम था। उस क्षेत्रफल में ग्रह क्या थे,
वो जो राज्य कब स्थापित हुआ था, राजाई कुंडली क्या थी, तो बड़ा आसान था। अब हमको अगर विश्व की कुंडली का ज्ञान करना हो तो फिर हमको उसमें विज्ञान की ज़रूरत है। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं ये बात नहीं करता हूँ, मैं वैज्ञानिकों से भी बात करता हूँ कि ये अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, हम बता सकते हैं उनको। सर, तो क्या ये भी बात है कि ग्रह तो पहले ही निर्धारित हो गए थे, उन्होंने हमने उन्हें देख लिया था, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने या जो भी ये हैं वैज्ञानिक हैं, पर राशियों की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। देखिए, राशियों को बारे जानकारी बाद में हुई, क्योंकि ग्रह तो आगे थे। जी। जो मैंने आपसे बोला कि नक्षत्र करीब 3.5 लाख 4 लाख पहले आए हाँ जी, अस्तित्व में। नक्षत्र और ग्रह अस्तित्व में आ गए। उससे पहले नक्षत्र नहीं थे। जब जी। नक्षत्र आए तो नक्षत्रों की शेप से राशियां बनना शुरू हुई। तो राशियों की जानकारी मानवता को मात्र 2000 साल पुरानी है। अच्छा। हाँ, कहने को तुम कुछ भी कह देते हैं, तो मात्र 2000 साल सिर्फ। ये मैं जो मैं बात कर रहा हूँ तथ्यात्मक कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल कर रहा हूँ, मैं ऐसी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे जी, पास इसके बिल्कुल, इसके ये इसके तो बात इसके सही है, इसके बिल्कुल। प्रूफ भी हैं। जी सर, भारतीय ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष में समानता और असमानता क्या है दोनों? देखिए, पाश्चात्य ज्योतिष जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ भारतीय ज्योतिष ही है। जी जी। भारतीय ज्योतिष को दो उसके डिवीज़न है। एक निर्यन है जिसका हम अध्ययन करते हैं, निर्यन बिना आयन के, और एक सायन सायन। आयन के साथ। तो यानी 292 ईस्वी के आसपास, 92-93 के आसपास सायन और निर्यन जी दोनों 0-0 डिग्री पे थे आकाश में। जी। उसके बाद से चूँकि आकाश चल रहा है और प्रतिवर्ष जो ज़ोडिएक है वो करीब 53 सेकंड आगे बढ़ जाता है, और उसको हम गणना करें तो करीब 24 डिग्री का अंतर आजकल आता है ऑलमोस्ट। तो अच्छा। वो जो 24 डिग्री का अंतर आता है, उस अंतर को हम घटाकर अयनांश के रूप में हम आकाश को स्थिर मान लेते हैं, जबकि आकाश स्थिर है नहीं। जो साइन वाले हैं या जिसको पाश्चात्य बोलते हैं, वो उसको चलायमान मानते हैं। हाँ जी। तो जो चलायमान मानते हैं वो पाश्चात्य हो गया, और जो उसको स्थिर मानते हैं वो निर्यन हो गया। और दूसरा, पाश्चात्य के पास में, पाश्चात्य ज्योतिष के पास में एंगल्स तो हैं, फिनोमेना तो है। जैसे अगर आप किसी विदेशी को अमेरिका या इंग्लैंड में कुंडली दिखाएंगे तो आपकी कुंडली बनाएगा और पूरे एंगल बनाएगा बचपन के, जब पैदा हुई थी आप। अभी कुंडली के पूरे एंगल बना के आपको बताएगा कि ये था, ये था, ये मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, और आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी घटनाएं बताएगा। फिर वो वर्तमान का गोचर देखेगा, वर्तमान की गोचर देखेगा, वर्तमान के एंगल देखेगा, उसको बताएगा। उससे मिला के दोनों को, तो वहाँ भी दशाएं देखते हैं? दशा नहीं आती उसको। अच्छा। हालांकि आजकल वहाँ लोग भी सीखने लगे हैं, उसको दशा नहीं आती है, उसको षटवर्ग नहीं आता, उसको बाकी ये तो सब मून से आधारित होता है। बाकी पराशर वाले सूत्र नहीं आते, लेकिन उसके बिना जो उसको आता है। और पाश्चात्य ज्योतिष जिंदा है 2000 साल से, तो बिल्कुल जिंदा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर करें। तो दोनों ही ज्योतिष गए यहाँ से हैं, भारत से, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग मान्यताएं होती हैं, इस तरह से है। क्या आप मान सकते हैं कि हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित है या हम इसे बदल भी सकते हैं? कुछ चीज़ें तो निर्धारित है। जी हाँ। मेरे माँ बाप क्या होंगे, मैं पैदा होऊंगा, ये भी निर्धारित है, तो इसलिए मैं पैदा हुआ। मेरे माँ बाप कौन होंगे, भाई बहन कौन होंगे, पति पत्नी के मामले में हम लोग काफ़ी सावधानी बरतते हैं, लेकिन अंत में जो मिलता है वही मिलता है। बिल्कुल। मेरा बेटा कौन होगा, बेटी कौन होगी, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल निर्धारित हैं। और उसके साथ में मेरी कुंडली से एक मेरा जो एटीट्यूड है, जो मेरा मेंटल मेकअप है, जो बहुत सारा मेरा सोच विचार है, वो सब ठीक है। अब मैं उसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये पॉडकास्ट करें या ना करें, ये चॉइस हमारी है। बिल्कुल। तो ये चॉइस हमेशा आदमी के पास रहेगी कि वो अपना काम ठीक से करे या ना करे।
तो ऊपर वाले ने आपको जब मौका दिया है तो आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने आपको स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, पढ़ाई लिखाई कराई आपके माँ बाप ने, और एक आपको आपने सीखा, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? ये तो आपको फोकट में मिल गया, बिल्कुल बाय बर्थ मिल गया, फोकट में मिल गया, भाग्य, ये भाग्य हो गया। जी हाँ। आपका कर्म कहाँ गया? इसको आपको मेंटेन कैसे किया आपने? आपने इस पूरे प्रोसेस में जो जिस लेवल पर आप आए, क्या आप यहीं रह गए या यहाँ से ऊपर चले गए और चलते चले गए, चलते चले गए, क्योंकि दिस स्काई इज़ द लिमिट। तो क्या आपने आकाश को खोजने का प्रयास किया? अपना आकाश, ज़रूरी नहीं है कि मेरा आकाश आप कितना खोजें, सुंदर शब्द है, अपना आकाश। तो अपना आकाश खोजना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अपना आकाश जो खोज रहा है हम्म। उसका आकाश मिल भी जाता है, बिल्कुल। देर सवेर क्या मिल बात। जाता है। सर कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु प्रकृति के हाथ में है, ये मानव के हाथ में नहीं है। क्या कितनी उसने पृथ्वी पे आके श्वास लेने हैं, कब जन्म होना है, कब मृत्यु होनी है। परंतु जब सिजेरियन होता है तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई अच्छी सी डेट निकाल के दो, या मतलब कब होना चाहिए। आजकल तो सिजेरियन केस ज़्यादा होने लगे हैं। तो क्या ये नेचर के विरुद्ध है या फिर प्रकृति ही निर्धारित कर रही है वो टाइम किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू? देखो, मेरे को 45 ईयर्स हो गए, जी। और एक तो मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि सी सेक्शन कराओ या सीजन का, मैं बोलता नहीं। लेकिन अगर किसी ने को बोला हो कि कराने का है, तो ऐसे कई केस मेरे पास आए हज़ारों में, और मैंने उनको बताया भी। तो उसमें क्या होता है कि अगर उनके भाग्य में ऐसा होना, तो जो मैं समय देता हूँ उस पर हो जाता है। जी। वरना कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी डॉक्टर नहीं मिलता, कभी लीवर पेन शुरू हो जाते हैं, कभी लीवर पेन से इंजेक्शन के बाद होते नहीं, कभी कोई मिसकैरेज हो जाता है, मिसहैप हो जाता है। तो उसमें आदमी का अपना भाग्य भी है, लेकिन ये भी मैं निर्धारित कर रहा हूँ या कोई ज्योतिषी कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये निर्धारित इस तरीके से ही निर्धारित है। मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ सब कुछ फिक्स है। जी हाँ, वही ना, जन्म सब और कुछ मृत्यु फिक्स है, किसी के जैसे हाथ जन्म में और नहीं मृत्यु है। फिक्स है, जी। अगर सूर्य की उम्र फिक्स है, चंद्रमा का लुप्त होना फिक्स है, तो जी हाँ। इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे नहीं हैं, आपके कुछ करने धरने से होगा नहीं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और आप कुछ कहें नहीं, करें नहीं। आपको करना तो पड़ेगा। उसके बाद भी फिक्स है, आप इतना काम करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, जी तो इसका मतलब रिजल्ट किसके हाथ में है? तो कृष्ण तो बोलते ही हैं कि रिजल्ट तो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कर्म है। तो कर्म से तो आपको नहीं भाग सकते। आपके पास जो भी कुछ है वो ठीक है, लेकिन कर्म आपको करना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, और ऐसा कर्म करना चाहिए कि वैसा कर्म कोई दूसरा कर ना पाए। एक ऐसी लाइन खींच के जाना चाहिए कि आपकी लाइन कुछ दूसरा छोटी कर ही नहीं पाए कभी। सर, हमारे शास्त्रों में जन्म कुंडली में जो नकारात्मक दोष, मतलब दोष है या नकारात्मक योग है, उनकी शांति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, मंत्र यंत्र दान स्नान, जैसे इस तरह। तो क्या ये वाकई काम करते हैं? और आजकल तो लाल किताब के भी बहुत ही उपाय आ रहे हैं, तो इनका कोई वैज्ञानिक आधार है या काम करते भी हैं कि नहीं करते ये उपाय? नहीं नहीं, उपाय काम करते हैं, उपाय काम करते हैं अगर सही समय पर किया जाए, ठीक से किया जाए, विधिवत किया जाए, जानकार के द्वारा किया जाए, और ग्रह की ताकत को समझ के, ग्रह की स्थिति को समझ के किया जाए, उपाय काम करते हैं। उपाय वैदिक उपाय भी हैं, उसमें दान भी है, देव दर्शन भी है, गुरु से मिलना भी है, और पुण्य भी है, उपवास भी है, व्रत भी है। तो ये उस तरह के उपाय हैं जो काम करते हैं। लाल किताब अपने आप में एक नया ग्रंथ है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा, अब तो लाल किताब बहुत सारी हर जगह उपलब्ध है। लेकिन 1984 में पहली बार मैंने कादम्बनी में आर्टिकल लिखा था, लाल किताब का रहस्य। उससे पहले लाल किताब मार्केट में ठीक से नहीं थी जैसे आज है। वो किताब वहाँ छपी, उसके बाद में फिर दुनिया भर में छपती चली गई।
तो लाल किताब के उपाय काफ़ी सार्थक हैं। और जो उनके रूपचंद जोशी जी थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ और जन कल्याण के लिए ये किताब लिखी है। और लाल किताब के उपाय अगर जब किसी को लग जाते हैं तो रामबाण ही सिद्ध होते हैं और ये काम करते हैं। सर वो तो बात ठीक है, पर उपाय किए कब जाए? ज़रूरी तो नहीं ना कि हर काम उपाय से ठीक हो जाए, तो दुनिया में तो फिर परेशानियां खत्म ही हो जाए। देखो, मृत्यु का उपाय नहीं है, बिल्कुल, और दारुण दुख का उपाय नहीं है। अगर कोई दारुण दुख होना है उसका उपाय नहीं है। हाँ। लेकिन एक सीमा तक जो उपाय की सीमा है, अगर आपका जीवन है और आप आईसीयू में हैं और तब कोई आपको सही उपाय किया जाए तो आपका जीवन है तो आप आईसीयू से बाहर आ सकते हैं। अगर आपका जीवन नहीं है फिर आपको आईसीयू से कोई भी उपाय बाहर नहीं ला सकता, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो लाल किताब का हो। जैसे संतान उत्पत्ति के उपाय हम अपने शास्त्रों में बात करते हैं, महाभारत में, रामायण में, कि यज्ञ हुए और संतान हुई। जैसे आजकल ऐसे यज्ञ तो होना नामुमकिन ही है। हालांकि विज्ञान ने काफ़ी उपाय कर लिए हैं कि अगर संतान नहीं हो रही है तो आईवीएफ है, सैरोगेसी है, और भी अन्य मतलब विधियां दे दी हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसमें हमको सीधा राम की बात करनी पड़ेगी, भगवान राम की या इन सब की बात करनी पड़ेगी, कौरवों पांडवों की। तो वहाँ पर भी अगर कौरव पांडवों की बात लें, क्योंकि वो तो भगवान का मामला हो गया, तो उसमें भी सहज से कुछ नहीं होता। क्योंकि सहज में बच्चे नहीं होते तो व्यास को बुलाया जाता है। ऋषि व्यास ऋषि को बुलाया जाता है तब ये पांडु और धृतराष्ट्र वगैरह पैदा होते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में पैदा नहीं हो रहे थे ये। तो जब नॉर्मल कोर्स में पैदा नहीं हो रहे थे तब उनके पास में मंत्र थे, ऋषि थे, उनकी अपनी टेक्निक थी। और अब एक युग में एक से उपाय नहीं होते। उस समय आध्यात्मिक और धार्मिक उपाय थे और तांत्रिक उपाय थे। अब जो है बेसिकली अब भी तांत्रिक उपाय हुए ना, एक तरह से तंत्र इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर जो इस्तेमाल टेक्निक, तंत्र मीन्स टेक्निक, तो वो उसके व्यास ऋषि के पास अपनी टेक्निक थी और इनके पास में आज के जो डॉक्टर्स हैं या उन्हीं जो कर नहीं रहा, टेक्निक है। एक जिस आदमी ने ये खोजा कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे हो सकता है, वो टेक्निक अब तो कोई भी पैदा कर लेता है। तो टेक्निक खोजी ताकि मानवता का कल्याण हो सके। तो समय के हिसाब से चीज़ें खोजी जाती हैं और ये भी नेचर चाहती है। नेचर आदमी को बहुत शक्तिशाली बना रखा है नेचर ने, प्रकृति ने आदमी को बहुत शक्तिशाली बना रखा है। जितनी शक्ति नेचर के पास है उतनी सारी शक्ति उसने आदमी को दे रखी है। और आदमी इसलिए क्रिएट तो करता ही है, उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। तो दोनों ही स्थितियाँ हैं। या क्रिएट जहाँ वो टेस्ट ट्यूब से बेबी पैदा करता है, वहीं वो हिरोशिमा में बॉम्ब डालता है, पूरी दुनिया को ख़त्म करता है। तो नेचर ने ताकत तो पूरी दे रखी है, उसका इस्तेमाल कैसे करता है ये आदमी के विवेक पर या मानवता के विवेक पर निर्भर करता है। सर, कर्म और किस्मत की जब बात करते हैं तो क्या है दोनों हमारे हाथ में या सिर्फ कर्म ही किस्मत को निर्धारित करता है? ये 2000 साल से डिबेट चल रहा है जी। फेट वर्सेस एक्शन, परिणाम डिबेट परिणाम डिबेट। क्योंकि है क्या कि कर्म तो करना पड़ेगा। एक हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने किसी से बोला, किसी साइकियाट्रिस्ट से बोला कि मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत कर्म किया लेकिन मेरे को फल नहीं मिला, मेरे को फल नहीं मिला। तो उन्होंने साइकियाट्रिस्ट ने पूरा उसका जानकारी प्राप्त की कि आपने क्या क्या किया। तो उन्होंने बचपन से लेकर अब तक, वो गए 70-72 साल के हो गए, सब बताया, ये किया। तो उसने एक लाइन में उत्तर दिया, वो साइकियाट्रिस्ट ने, उसने कहा आपने स्मार्ट कर्म नहीं किया, यू डिड नॉट वर्क स्मार्टली। फावड़ा लेके और गैंती लेके पहाड़ को खोद रहे हैं जिसमें आपकी औकात नहीं है खोदने की, और आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बूढ़े भी हो जाएं, तो फिर आप अपने भाग्य को दोष दें,
तो इसका मतलब ये है कि आपको जो कर्म करना है वो स्मार्टली कर्म करना है। तो अगर कृष्ण बोलते हैं कर्म मत कर या कर, तो वो जो कर्म करने की बात करते हैं स्मार्ट कर्म की बात करते हैं। तो आप कर्म कितना स्मार्टली करते हैं। आदमी को पहले सोचना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। जब मैं कोई कर्म करता हूँ आज भी मैं सोचता हूँ मैं करूँ क्यों करूँ, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके लॉसेस क्या हैं, इस पर दिक्कतें क्या हैं। जब ये सारी बातें दिमाग में क्लियर हो गई फिर फ़र्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा, जो हो सो हो। तो कर्म भी स्मार्टली करना चाहिए, वरना कर्म का कोई फ़ायदा नहीं। ज्योतिष पूर्व जन्म को मानता है? हाँ बिल्कुल मानता है। और क्या इससे मोक्ष भी मिलता है? आदमी का जो पर्पस है अंत में मोक्ष है। जी। जिस हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, जिस आध्यात्म की हम बात करते हैं, जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हर व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष है। कोई भी हो उसका पहला और अंतिम जो लक्ष्य है मोक्ष है। जी हाँ। ज्योतिष यह बताता है कि इस जन्म में आप क्या करें कि आप इवॉल्व होते चले, आप बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। तो बेहतर से बेहतर होते चले जाएं तो इसमें जो गीता के भगवान कृष्ण ने 6 चीज़ें बोली हैं, लोभ, काम, क्रोध, मैसर, अहंकार, और ये सारी 5-6 चीज़ें ऐब हैं जिसको नेगेटिविटी हैं और भी हैं। इनसे वो जैसे जैसे घृणा से दूर होता चले जाता है, एनवी होता है। अभी मैं सुन रहा था, कोई बता रहा था कोई मेरे को, और उनकी गाड़ी आ जाती है किसी की, इनका दिल जल जाता है। तो ऐसे आदमी को मोक्ष कहाँ से होगा। मान लो आपने कोई गाड़ी ले ली, तो अगर मेरे को मैं खुश ना हूँ तो मुझे ईर्ष्या करने का तो मतलब नहीं है। अगर मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ तो मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो वो फिर आदमी को अपने को इवॉल्व करना पड़ेगा। जो पहले कुंडली देखते थे आज से 500 साल पहले, तो व्यक्ति जैसे जब रशिया में गए थे वहाँ लोग पूछते थे कि मेरा पर्पस क्या है, तो भारत में पूछते थे कि मैं क्यों आया हूँ, मैंने क्या पुण्य किए, मैंने क्या पाप किए, तो मैं इस तरह से मुझे क्या करना चाहिए। तो कुंडली का एक अर्थ ये भी है कि इस जन्म में मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बाकी तो अपनी जिम्मे देखिए, खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, मकान पैदा करना स्मॉल थिंग है, हर आदमी कर रहा है। बिल्कुल। छोटा आदमी भी कर रहा है, बड़ा आदमी भी कर रहा है। बड़े हैं तो आपने बड़ा मकान पैदा कर दिया, छोटे हैं तो छोटा मकान पैदा कर दिया, बच्चे पैदा कर हो ही जाते हैं। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है किसी भी आदमी के लिए। इसके बियॉन्ड उसने क्या किया, ये तो रूटीन में हर आदमी कर रहा है, ये तो जिम्मेदारी में कब आता है, ये तो नेसेसिटी है। जी। आपको जिंदा रहने के लिए कपड़े पहनना है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन क्या आपने उसके बियॉन्ड कुछ किया। तो जो बियॉन्ड करते हैं वो ही कहीं अपने को अपने साथ एक न्याय कर पाते हैं। जब वो अपने साथ न्याय करते हैं तो लोग भी उनके बारे में बात करते हैं, ये वो आदमी था, उसने कुछ किया। तो पुनर्जन्म से क्या संबंध है ज्योतिष का? बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि ये जन्म तो आखिरी है ही नहीं। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, आपका मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक तरह से बात करें, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि 84 लाख योनियाँ। जी हाँ। 84 लाख योनियाँ अगर आप देखें तो आपको कहीं मालूम पड़ेगा कि मैं पत्थर भी हूँ, पत्थर भी रहा हूँगा, मैं कोई पेड़ भी रहा हूँगा, मैं कोई जानवर भी रहा हूँगा, मैं कोई पतंगा भी रहा हूँगा, पैदा हुआ हूँगा। क्योंकि ये सारे अनुभव तो हैं ही ना। तो ये सारे अनुभव तो लेके आप आए, उसके बाद आप मनुष्य योनि में आए, स्त्री हो या पुरुष हो, ये बड़े सौभाग्य से मिलती है। और इस योनि में आकर भी अगर आपने वही सब घटियापन किया तो फिर दोबारा से आप पशु हो जाएं तो कोई ख़ास बात नहीं है। हो जाते हैं लोग, हाँ हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य है तो मनुष्य होंगे, कोई गारंटी नहीं है। शास्त्र ऐसा बोलता है, जिस शास्त्र को मैं जानता हूँ। क्या कुंडली इसी जन्म के हिसाब से बनती है या इसमें पिछले जन्म का भी कुछ भाग होता है? देखिए आप तो खुद ज्योतिषी हैं। जब हम बात करते हैं तो जब 5वां घर की बात करते हैं आप जी कुंडली में,
लग्न तो आप वर्तमान हो ही गया। अब वर्तमान में जो आपका जो कनेक्शन कहाँ बैठा, तो जो कनेक्शन बैठा, पांचवा घर बैठा, जी। ये आपका इंटेलिजेंस भी है और ये आपका पास्ट बर्थ जितने भी हैं उन सब का इससे लेना देना है। जी हाँ, जो 9th हाउस है वो आपका भाग्य भी है, बिल्कुल। और भाग्य भी है, और भाग्य से के साथ में आप अगली बार कहाँ जाएंगे ये उसकी बात करता है सटल रूप में। अब सवाल ये है कि अब आपके लग्न में ही राहु है, लग्न में ही शनि है नेगेटिव, जी। या लग्न में ही कोई एफ्लिक्शन है, या अब आपके सेकंड हाउस में कुछ एफ्लिक्शन है। तो आप सेकंड हाउस में एफ्लिक्शन है तो धन की सिचुएशन हो गई, आप परिवार में उलझ गए। अब आपका थर्ड हाउस फंसा हुआ है, तो आपका जो पराक्रम चल रहा है वो आपका पराक्रम कहीं किस दिशा में जा रहा है आपको खुद ही नहीं मालूम। अगर आपका चौथा घर डिस्टर्ब्ड है, चौथे घर, जी। तो आपका सुख समृद्धि वो खराब है। तो जी। पूर्व जन्म में जो किया वो तो हो सकता है उसका फल हो, उस कारण से ग्रह उल्टे पुल्टे हो रहे हो। जी। अब आपका मान लीजिए छठा घर फंसा हुआ है, तो आपको दुश्मन और ये और वो और केसेस ये सब आपको छोड़ते नहीं। सातवां घर आपका फंसा हुआ हो तो आपको पति पत्नी से ही झंझट हो गया। अष्टम घर फंसा हो तो आपका हेल्थ का इशू हो गया। जी हाँ, 9th हो तो आपका अगला जन्म तो बाद में होगा, ये जन्म नहीं आपको तोड़ के रख दिया। और 10th घर आपका तो फंसा हो, अगर उसमें गड़बड़ ज़्यादा हो जी। जी। तो फिर आपका जो कर्म है उसमें ही एक सिस्टम नहीं आता। और 11th हो तो आपके यार दोस्त भाई बहन वही आपको फंसा के रखते हैं। 12वां घर फंसा हुआ हो तो फिर आपकी अलग स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म कैसा था, वही हमारा अगला जन्म कैसा होगा। पूर्व जन्म तो हमारा जैसा था वो तो था, लेकिन ये जन्म जो है इसी के झंझट इतने हैं, इससे कैसे निकलेंगे। तो यहाँ से ज्योतिष शुरू होता है, और इस ज्योतिष की कोई बात नहीं करता। सर यहाँ थोड़ी एक आध्यात्म की बात भी आती है कि जो कहते हैं कि हाँ, हम जो भी हमारा परिवार है या रिश्ते नाते हैं ये पिछले जन्मों से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी जन्म में हमारा दोबारा से भुगतान है ये सब। देखिए कुछ तो जुड़े हुए, माँ बाप जुड़े हुए हैं, बेटा बेटी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो जुड़े हुए हैं ये आपके जब आप 40 की उम्र में आते हैं जी। तो अधिकतर इनके साथ ख़त्म हो जाता है। अधिकतर, बहुत कम लोगों का देखा है मैंने, 80% लोगों का संबंध खत्म हो जाते हैं भाइयों के साथ। 40-50 की एज आते आते भाई बहनों के साथ संबंध खत्म हो जाते हैं। माँ बाप उस समय तक मोरलेस गुजर ही लेते हैं। सब किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो माँ बाप गुजर लेते हैं, उनका लेना देना पूरा हो गया, और चूँकि आपकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, आपके अब सबके अपने बच्चे हो जाते हैं, सबकी अपनी पत्नियाँ होती हैं, पति होते हैं, तो वो एक नई व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो आपका संबंधों का सिलसिला उनसे ख़त्म हो चुका होता है। तो क्या यही जो पिछले जन्म से हमें ये संबंध मिले हैं ये क्या अगले जन्म में भी चलते हैं? नहीं, कि यहाँ वो बहुत कम चलते हैं, अधिकतर ख़त्म हो जाते हैं। अधिकतर का लेना देना नहीं होता। जैसे संबंध बनते कैसे, आपने कहा कि इस जन्म में कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये मेरा भाई हो जाए। अब आपने दूर से देखा उसको, तो पड़ोसी आपका, आपने कहा अच्छा है, अपनी बहनों के साथ अच्छा है, वो मेरा भाई हो जाए। अगले जन्म में वो आपका भाई हो गया। और जब भाई हुआ तो वो तो आपने दूर से देखा था उसको, उसने भी आपको दूर से देखा था। जब आप साथ में एक परिवार में रहना शुरू किए तो वो वैसा आदमी तो निकला नहीं जैसा आपने सोचा था। आपने इतना है उसका इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं। वो आपकी इतनी तीव्र इच्छा हुई कि ये आदमी मेरा भाई हो जाए या मेरी बहन हो जाए या मेरी पत्नी हो जाए, तो वो उस जन्म में आपके पति पत्नी जो भी कुछ था हो गया। अब आपका उससे अब नहीं जम रहा, अब आपके संबंध खराब होना शुरू हुए। जब आपके संबंध खराब होना शुरू हुए तब फिर वो जो ऋणाल बंध जिसको बोलते ख़त्म हो गया। ऋणाल बंध बनता रहता है, ख़त्म होता रहता है, फिर आपका किसी और आदमी के साथ हो गया। तो लेना देना जो है वो आपका चलता रहता है। क्योंकि मुझे एक ये याद आया कि कोई थे, उनके पिता पुत्र के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, तो पुत्र ने अपना वो करवाया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, उनके गुरुजी ने किया। तो उन्हें पता चला कि जो पुत्र था उस समय वो मालिक था और पिता उसके सेवक थे, और वो काफ़ी उनको टीस करता था।
तो वो पिछले संबंध अब दोबारा आए हैं कि पिता उससे प्रेम भी करते हैं पर उससे बहुत ज़्यादा मतलब उनके बीच में अलगाव भी है। तो उनके गुरु यहाँ वही अध्यात्म की बात आई, जैसे आप हमेशा बताते रहते हैं कि उन्होंने बोला कि जैसे संबंध है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारे अगले जन्म तक नहीं जाएगा ये। एक तो इस तरह से संबंध होते हैं, हाँ और जो आप जी। दूसरा जब आप बदला लेने आते हैं तो ये बदले वाला ये संबंध है। बदले वाला संबंध। कोई एक संबंध तो आप निभाने की इच्छा से आते हैं, जी जी जी। आपने दूर के जैसे ढोल सुहाने होते हैं उस तरह से, और दूसरी स्थिति में आपने के साथ अन्याय हुआ, अब यहाँ बदला तो ले सकते नहीं, आपने कहा एक दिन बताऊंगा, तो वो इच्छा आपकी इतनी प्रबल हो गई, उस इच्छा से आपने ये प्राण छोड़ा, तो अगली बार कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। इसीलिए उन्होंने बोला होगा इसको कि स्वीकार कर लो जो भी है। वो स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप करके आए हो, जी जी अब जी। भुगतने को तैयार हो जाओ। एक आपको और बताऊं, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, आपने देखा होगा हर आदमी की ज़िंदगी में एक ना एक, या आप खुद भी हो सकते हैं, या आपके आसपास एक आदमी अवश्य होता है, आपके परिवार में, आपके मित्रों में होता है, उसके साथ लोग गलत कर रहे होते हैं, वो नहीं करता। ये तो हर किसी की दुखती रहती नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो बदला ले सकता है, बिल्कुल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो विक्टिम कार्ड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। हाँ। मान लीजिए आप इतनी सक्षम है, इसके बाद भी कोई आपसे बदतमीजी करता है, आप उससे कुछ नहीं कहते, जी हाँ। आप चाहें तो उसको ऐसी तैसी कर दें उसकी किसी भी तरीके जी से, जी या सो कैपेबल, लेकिन आप नहीं कहते। ऐसे कई लोग हैं, जी जी। क्योंकि उसको बोलो यार तुम क्यों इससे इसकी बात सुन ले, छोड़िए ना, ये ऐसे ही है। ऐसे कई लोग करते हैं, करते हैं, जो उसको ठीक से सबक सिखा सकते हैं। जो लोग नहीं करते उनका ऐसा है कि वो लोग हैं जो पिछले जन्म में तय करके आए थे कि अब जो हो गया सो गया, अगली बार मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी ओर से एक गलत काम, एक कदम नहीं उठाऊँगा। तो ये वो लोग होते हैं जो इस जन्म में जानबूझकर पिसते रहते हैं और बदला नहीं लेते, जबकि बदला लेने के लायक होते हैं, और दूसरा ज़रा सी बात में गोली मार देता है। हाँ। आज हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, जी, ज़रा जी, सी बात में होता पुलिस ही को मार रहता है, देता है, हाँ, किसको मार जी, देता जी। है, तो वो अलग लोग हैं। लेकिन जो आदमी सक्षम होने के बाद आपसे बदला नहीं ले रहा, आपको माफ़ कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं है, वो चाहे तो आपको गर्दन मरोड़ दे, तो ये वो लोग होते हैं जो खुद से कहीं वादा करके आते हैं कि नहीं, इस जन्म में मैं अपने कर्म काटने जा रहा हूँ और मैं बदला नहीं लूँगा। तो ये तो जीते जागते ही मुक्त हो गए। ये लोग मुक्त होते मुक्त हो हैं, गए, ये लोग मुक्ति के मार्ग। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे हर आदमी की ज़िंदगी में, वो खुद भी हो सकता है या उसके आसपास एक आदमी तो अवश्य मिलेगा ऐसा। सर, ज्योतिष को हमेशा पढ़ते हैं कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना जाता है, तो क्या ज्योतिष की दृष्टि से ये ब्रह्मांड और सृष्टि कैसे बनी होगी? देखिए, जब वेद लिखने की बात हुई तो सबसे पहले वेदांग के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और 6 वेदांग हैं। हाँ जी। उन वेदांगों के आधार पर ही ज्योतिष खड़ा हुआ है, वरना ज्योतिष तो खड़ा हो सकता नहीं। और जैसे आप ऐसा भी कह सकते हैं उस बहुत कैजुअल लैंग्वेज में कि अगर आपको एक घर खड़ा करना हो, एक बिल्डिंग खड़ी करनी हो, तो उसके पिलर्स चाहिए, बिल्कुल। तो लिम्ब भी बोलते हैं उनको, पिलर ही बोलते हैं। जी जी। तो पिलर है, और उसमें से जो सबसे बीच का पिलर है, जो जिस पर टिका हुआ है, बीम जिसको बोलते हैं आप, जी हाँ। बीम कह सकते हैं, तो उसको हम नेत्र बोलते हैं। तो वेद भी जब लिखे जाएंगे या बने जाएंगे, तो वेद का भी एक टाइम है ना, कब से कब तक वेद कब से कब तक एक्टिव रहेंगे इस दुनिया में, हमेशा तो रहेंगे नहीं। अच्छा। वेद भी तो एक समय तक रहेंगे ना, जब दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे तब ना। तक रहेंगे। तो दुनिया की गणना कौन करेगा, दुनिया के युगों की गणना कौन करेगा? कौन करेगा? ज्योतिष। हाँ जी जी। युग कौन से आएंगे, कौन से युग आएंगे, तो किसी, और वेद ऐसे हों, इस तरह के युग आएंगे, इस तरह का मानव आएगा, इस तरह की संस्कृतियाँ आएंगी, उन संस्कृतियों में वेदों अक्षुण्ण रहें, वेद का महत्व कुल मिलाकर कम ना हो। कभी जानने वाला हर आदमी हो, कभी जानने वाले कम लोग हों, लेकिन उसकी उपयोगिता वैसी की वैसी बनी रहे। तो उस वेद को लिखने से पहले
एक ज्योतिष को समझना पड़ेगा टाइम। जैसे आपने कोई घर बनाना है, जी हाँ। तो घर बनाते हैं आप, तो वास्तु भी करते हैं, तो उसका जो ब्लूप्रिंट तो बनाएंगे कहाँ? बिल्कुल बिना ब्लूप्रिंट के कहाँ कैसा घर बनेगा? बिल्कुल आप सही एक टाउन बसाना चाहते हैं, तो जो ब्लूप्रिंट है, अगर हमको वेद लिखने हैं, जिन जब ऋषियों को वेद लिखने थे, तो हम किस जगत के लिए लिख रहे हैं, किस ब्रह्मांड के लिए लिख रहे हैं? ब्रह्मांड है क्या, वो कैसा ब्रह्मांड होगा, और उसकी रेंज क्या होगी, कैसा होगा, कैसे लोग आएंगे, कैसी जातियाँ आएंगी। तो इसलिए ज्योतिष महत्वपूर्ण है। हम ये लाइन हमेशा पढ़ते रहते हैं, सभी पढ़ते रहते हैं कि ज्योतिष वेदों के नेत्र है, ज्योतिष वेदों के नेत्र है, ये रटा हुआ एक लाइन थी। पर आज आपने इसको कितनी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली इसे क्यों बोला जाता है, शास्त्रों ने ऐसा क्यों बोला। तो बहुत बहुत आभार आपका, और आपसे प्रार्थना है कि आप फिर आएंगे हमारे पास और हमें इसी तरह से ज्योतिष के ज्ञान से लाभान्वित करते रहेंगे, जो भ्रांतियां हैं उनको आप दूर करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम सर।